हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इफ़ ए बी सी आर थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए एंड बी आर इन द रेशो दिस while b and c are in the ratio this, then which of the following is the possible value of a plus b plus c। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी है वो तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनका ए बी का रेशो दिया है ये और बी सी का रेशो दिया है ये। तो हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे हम। ए बी का रेशो लिख दिया, फिर नीचे बी सी का रेशो लिख दिया। ठीक है, तो बी ये जो सेंटर में इसकी वैल्यू इक्वल होगी कि नहीं? इक्वल होगी ना। अलग अलग कैसे हो जाएगी? अगर हम तीनों का रेशो निकालेंगे तो एक ही होगी ना। हमें इसे मिलाना है तो हम कैसे मिलाएंगे? इसके बराबर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करके इधर भी तो बराबर हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा बराबर। तो ये बराबर हो गया 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, हो गया बराबर। हाँ जी, हो गया बराबर। ठीक है, तो 15 9 3 ये रेशो आ गया ना ए बी सी का। फिर कट कर देंगे 3 से, 5 3 1 यही आ जाएगा रेशो, यही आ जाएगा ना। ये को प्राइम हो जाएंगे ये तीनों एक दूसरे के साथ, है ना। इनका सम क्या है? 9 है। ठीक है, क्योंकि सम क्यों किया है? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पूछा है ना, टोटल पूछा है, टोटल। तो हम ऑप्शंस में देखना है कि 9 का मल्टीपल कौन है, वही होगा। इन सब का एडिशन वही होगा कि नहीं होगा ना, वही। तो 207 होगा आंसर। ये 9 का मल्टीपल है ना। बाकी तो कोई भी नहीं है, ना 201 है, ना 210 है, ना 205 है ना। तो इन तीनों का सम यही होगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही सम होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ें, करें अगले, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह IBPS क्लर्क मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, एवरी मंथ मिस नित्यानंद स्पेंड्स 24% ऑफ हर मंथली इनकम इन पेइंग EMI। वो अपनी मंथली, जो नित्यानंद है, मिस नित्यानंद, वो क्या करती हैं, वो अपनी मंथली सैलरी का 24% EMI पे देती हैं एंड 30% ऑन हर बिल्स। 30% वो बिल पे देती हैं, अपने बिल पे जो उनके बिल आते हैं ना किसी भी चीज़ के, उन पे देती हैं। ठीक है, फ्रॉम रिमेनिंग बचे हुए में से शी इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट एंड द शेयर मार्केट। उस बचे हुए में से वो वो FD करा देती हैं, फिक्स डिपॉजिट कर देती हैं और शेयर मार्केट में पैसे लगा देती हैं वो बचे हुए में से। ठीक है, जिसका रेशो दिया 9:7। हैड इन ए ईयर शी डिपॉजिट ए टोटल ऑफ, वो एक साल में इतना पैसा दे देती हैं। हैड इन ए ईयर शी डिपॉजिट ए टोटल ऑफ रुपीज़ इतना इन फिक्स डिपॉजिट। तो हाउ मच डिड शी पे एज बिल्स। मतलब उन्होंने अपने बिल पे कितने पैसे दिए अपने बिल में, हमें ये बताना है। मतलब इस क्वेश्चन में दिया है कि कोई मिस नित्यानंद है, वो क्या करती हैं, 24% अपनी सैलरी का खर्च करती हैं EMI पे, 30% करती हैं अपने बिल्स पे। जो बचा जाता है ना, उसका वो क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट और शेयर मार्केट में पैसे लगा देती हैं, जिसका रेशो ये दिया है। 9 रेशो है फिक्स डिपॉजिट का और 7 रेशो है शेयर मार्केट का। ठीक है, फिर उसके बाद वो साल में इतने पैसे जमा कर देती हैं फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है, तो पूछ रही है उन्होंने अपने बिल पे कितने पैसे दिए थे। ये जो बिल दिए 30%, वो कितना दिया था। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना, करें स्टार्ट। हाँ जी, करते हैं। तो बताओ, 24% दिया EMI और 30% दिया बिल, तो कितना हो गया? 54%। मतलब 54% खर्च कर दिया, तो कितना बच गया होगा? 46%। उसको ऐसे ही लिखेंगे रेशो में। तो इसी का देखो, ये क्या दिया है, फिक्स डिपॉजिट दिया है यहाँ तक खर्च करने के बाद ये रेशो है। तो इसमें हमें अगर पूछे कि फिक्स डिपॉजिट में कितना दे दिया, तो ऐसे ही तो लिखेंगे 9/9 + 7। इस पूरे में से
9 रेशो दिया है फिक्स डिपॉजिट में, ऐसे लिखेंगे। इस पूरे में से ही तो दिया है ना, इस पूरे रेशो का मतलब क्या होता है, ये पूरे में से लेते हैं, तो पूरे में से दे दिया, ठीक है। उसकी वैल्यू ये दी हुई है फिक्स डिपॉजिट की। जो बच गया था 24% और 30% खर्च करने के बाद, उसी का 9/9 + 7 की वैल्यू इतनी दी है। तो काट लेंगे, 223 जा 46, 250 जा 100। तो अब ये देखो, 23 और 50 कट गया 2 से। अब ये किससे कटेगा, ये 23 से 54 टाइम्स चला जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे। 23 से इसको काट दिया, ठीक है, इतना बच गया। 50 और 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ऊपर जाके, हाँ जी आ जाएंगे। और इधर ये 9 आ जाएगा, आ गया 9, आ गया ना, आ गया ना 9। तो 3 से काट लेंगे 54 और 5400 और 9 को, 3 3 जा 9, 3 18 जा 54, हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों को, मल्टीप्लाई, तो 4800 आ गया, आ गया 4800। एक की वैल्यू इतनी है तो 100 की कितनी हो जाएगी। सैलरी हमेशा, कोई भी सैलरी कितनी होती है, 100 होती है, 100 होती है ना। तो ये कितनी हो जाएगी, 4,80,000, ठीक है। तो इसी का 30% दिया है बिल पे, क्वेश्चन में लिखा था। इसी का 30% दिया है बिल पे, क्वेश्चन में दिखा था। यह है ना क्वेश्चन, 30% ऑन हर बिल्स, और बिल्स का ही पूछा है लास्ट में, कितना परसेंट बिल पे दिया, मतलब क्या वैल्यू दी बिल, मतलब सैलरी का वो वैल्यू बतानी है 30% की। तो सैलरी का 30% ही तो होगा इतना। देखो सैलरी हमारी इतनी है, 10% मैंने निकाल लिया, ये 10% में निकालेंगे तो 1 पॉइंट इधर आ जाएगा। परसेंटेज में बताया था, परसेंटेज पार्ट 2 था शायद, हाँ पार्ट 2 में बताया था, बताया था। तो 10% की वैल्यू 48,000 है, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझना है तो दोबारा देखना, ठीक है। क्वेश्चन समझना आए तो दोबारा देखना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन दिखा दिया है, आंसर भी दिखा रहा हूँ सही से पूरा वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन समझना है तो वीडियो को दोबारा देखना और समझना क्या बताया है, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है छगनलाल डिवाइड्स 2 सम्स, 2 सम है उसके, कोई मतलब 2 प्रॉपर्टी समझ लो या 2 कुछ पैसे समझ लो, संख्या में पैसे समझ लो। 2 सम्स ऑफ मनी अमंग हिज 4 सन्स विनीत, उमेश, मोहिल एंड रामलाल। छगनलाल कोई आदमी है, वो दो दो सम्स ऑफ मनी डिवाइड करता है अपने 4 बेटों में, जिसका नाम है विनीत, उमेश, मोहिल एंड रामलाल, ठीक है। जिसमें फर्स्ट सम इज डिवाइडेड इन द रेशो इतना, एंड सेकंड सम इज डिवाइडेड इन द रेशो इतना, ठीक है। इफ द सेकंड सम इज ट्वाइस द फर्स्ट सम, देन द हाईएस्ट सम इज गेट बाय, मतलब सबसे ज़्यादा किसको पैसे मिले, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई छगनलाल आदमी है, उसके 4 बेटे हैं, विनीत, उमेश, मोहिल एंड रामलाल। तो 2 सम बांटता है, जिसमें पहले का सम इतना है, दूसरे का सम इतना है, मतलब रेशो में दिया है। पहला कुछ सम होगा वो इतने रेशो में बांटा, दूसरा कुछ सम होगा वो इतने रेशो में बांटा, ठीक है। तो जो सेकंड सम है ना वो दुगना है, इज ट्वाइस द फर्स्ट सम, पहले सम का दुगना है। अगर पहला सम एक बांटा है तो दूसरा का सम कितना होगा, 2 बांटा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए आंसर देखते हैं। मैंने ऐसे करके लिख लिया, ये फर्स्ट सम है, ये सेकंड सम है, इनका और इनके नाम लिख लिए और इनके रेशो लिख दिए, 1 2 3 4 दिए ना। पहले सम का रेशो, दूसरे सम का रेशो, टोटल कर लिया मैंने, ये 10 हो गया, ये 26 हो गया। तो मैंने देखा कि वह दूसरा सम इसका दुगना है, तो इसकी कुछ पहले तो मैं क्या कर लूँगा, इसमें इक्वल कर लूँगा दोनों के सम को, ठीक है। इसका टोटल 10 है, इसका 26 है। एलसीएम लिया मैंने, कितना आ गया, 130 आ गया, ठीक है। तो इसको भी 130 बनाऊंगा, इसको भी 130 बनाऊंगा,
तो हमें आसानी होगी इसको फिर डबल करने में। ठीक है, इसका 13 से मल्टीप्लाई करके 130 बनेगा, इसका 5 से मल्टीप्लाई करके 130 बनेगा। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये सारे। हाँ जी हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना। हाँ जी हो जाएंगे। तो अब देखो मल्टीप्लाई के बाद ये वैल्यू आ गई, 13 का मल्टीप्लाई 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 4 जा 52, यही आ गया। फिर इसमें 5 का कर दिया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, टोटल 130 आ गए। आ गए। अब सेकंड सम तो डबल था ना पहले का, तो अगर इसको डबल कर दूं मैं, इसको डबल करते हैं तो 260 हो जाएगा। इसको डबल कर दूं ना, यही तो लिखा है क्वेश्चन में, सेकंड सम पहले सम का ट्वाइस है, तो इसको डबल कर दिया, अब हो जाएगा डबल। 260 बना दिया, हो गया ना सेकंड सम, पहले का डबल हो गया ना। तो डबल करके ये आ गए। डबल करने के बाद तो हमने टोटल कर लिया कि विनीत को कितना मिला था, उमेश को कितना मिला, मोहिल को कितना मिला, रामलाल को कितना मिला। ठीक है, तो टोटल के बाद ये आ गए। तो हमें यहाँ से देख के पता चल रहा है रामलाल को सबसे ज़्यादा मिले हैं पैसे, तो रामलाल है सबसे, जिसको सबसे ज़्यादा पैसे मिले हैं। ठीक है, डबल इस यहाँ पे हमने सम इक्वल इसलिए कर लिया फिर क्योंकि डबल करने में आसानी होगी ना, आसानी के लिए आसानी से इसको डबल कर लिया, 260 फिर निकाल लिया। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मेंस लेवल का है, लेकिन मज़ा आएगा, इससे कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। ये लगेगा, दिख रहा है बहुत मुश्किल, इसको देख के तो हम छोड़ ही देते हैं एग्ज़ाम में, पर एक बार पढ़ के ज़रूर देख लेना, क्या पता आ जाए, दिमाग में क्लिक कर जाए। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन है, ए मिक्सचर, कोई मिक्सचर है जो कंप्राइज करता है, उस मिक्सचर में वाटर है एंड लिक्विड्स है, ये दो चीज़ें हैं। वो लिक्विड ए है और बी है, वो लिक्विड ए है और बी है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है 1/3 ऑफ द टोटल मिक्सचर, मतलब जितना भी टोटल मिक्सचर का वेट है उसका 1/3 वाटर है, वाटर 1/3 वाटर है। तो अगर 1/3 वाटर है मतलब 3 में से 1 वाटर है, तो 3 में से 2 लिक्विड हो गया, लिक्विड्स होगा कि नहीं होगा? 1/3 वाटर है तो 2/3 क्या होगा? लिक्विड होगा। हाँ जी होगा। एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी आर इन द रेशो, ए और बी का जो लिक्विड है उनका रेशो दिया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें से पानी को हटाने के लिए, टू रिमूव द वाटर द मिक्सचर इज पास थ्रू ए पोरस मीडियम, मिक्सचर को हम पोरस मीडियम से पास कराते हैं। या पोरस मीडियम का मतलब है ये वो चीज़ करेगा पानी को हटाने का काम। ठीक है, ये पोरस मीडियम पानी को हटाने का काम करेगा। ठीक है, विच कम्प्लीटली ऑब्जॉर्ब्स द वाटर एंड पार्शली ऑब्जॉर्ब्स लिक्विड ए, जो पूरा पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है और लिक्विड ए को थोड़ा थोड़ा करता है। ठीक है, ऑल टुगेदर मतलब पूरे में, दिस पोरस मीडियम ऑब्जॉर्ब्स 200 ml ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में पोरस मीडियम 200 ml मिक्सचर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इफ द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड लिक्विड्स ए एंड बी इन द मिक्सचर, पानी और लिक्विड का रेशो पोरस मीडियम से पास होने के बाद इतना हो गया। ठीक है, तो हमें बताना है कितना, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय पोरस मीडियम, कितना वाटर एब्जॉर्ब किया पोरस मीडियम ने। ठीक है, ये समझना है तो वीडियो दोबारा देखना इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा मेंस लेवल का है। ठीक है, 1/3 वाटर था तो 2/3 क्या होगा? लिक्विड ए और बी होंगे उस मिक्सचर में। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? और ए और बी लिक्विड का रेशो कितना दिया? 8 दिया है, तो 2/3 की वैल्यू 8 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि 2/3 इस रेशो के बराबर होगा कि नहीं होगा? लिक्विड वाले रेशो के, यही लिखा है क्वेश्चन में। तो हाँ जी यही होगा। 2/3 ये है तो 1/3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आ गया वाटर का रेशो, लिक्विड का तो दिया है, वाटर का रेशो आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये देख लो, ऐसे लिख लिया। रेशो कैसे लिखना बताया था ना, वाटर लिखा है, ए और बी लिख लिया। ठीक है, वाटर का भी 4 निकल के आया है और ए और बी का कितना दिया है?
5 और 3 दिया है लिक्विड ए और बी का, हाँ जी 5 और 3 दिया है, 5 और 3 आ गया ए और बी का रेशो, 5 और 3 आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया। अब ये इसके बाद 7:9 दिए, पोरस मीडियम से पास होने के बाद रेशो 7:9 हो गया था, और वाटर कंप्लीटली ऑब्जॉर्व हो गया था, लिखा था उसमें, लिखा था ना, ये लिखा था ना, इफ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स ए एंड बी इन द मिक्सचर बिकम 7:9, ये लिखा है। ऑल टुगेदर दिस पोरस मीडियम ऑब्जॉर्व्स 200 ml ऑफ इनिशियल मिक्सचर, ये लिखा है, लिखा है ना ये। टू रिमूव द वाटर पास थ्रू ए पोरस मीडियम विच कम्प्लीटली ऑब्जॉर्व, यही लिखा है। एंड ऑब्जॉर्व पार्शली लिक्विड है, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ जी यही लिखा है। मतलब ये कहना है, इसमें कहना ये चाह रहा है कि वाटर तो हमने 4 रेशो निकाल लिया, ए और बी का इनिशियली रेशो इतना दिया है, पोरस मीडियम से पास होने के बाद रेशो इतना हो गया, ठीक है, रेशो इतना हो गया, तो मैंने देखा बी यहाँ है और बी यहाँ भी है, तो सेम होगा, सेम होगा ना, सेम करना पड़ेगा, एक ही वैल्यू होगी ना, एक ही रेशो होगा, हाँ जी सेम करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, तो कितना आ गया 12, 15, 9, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे मैंने ए को इक्वल क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, ढंग से पढ़ना दोबारा, कि लिक्विड ए इज पार्शियली ऑब्जॉर्ब, पार्शियली ऑब्जॉर्ब होने का मतलब है कि कुछ लिक्विड ए भी ऑब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। ए और बी का रेशो दिया और वाटर के नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है, वाटर कंप्लीटली ऑब्जॉर्ब हो गया, 0 हो गई इसकी वैल्यू, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना, इसकी वैल्यू 0 हो गई ना। पहले इतना रेशो था, बाद में इतना हो गया, तो देखो वाटर तो एक पूरा ऑब्जॉर्ब हो गया, 12 रेशो ऑब्जॉर्ब हो गया पूरा की पूरा, और इसमें ए पार्शली ऑब्जॉर्ब हो गया, तो कितना ऑब्जॉर्ब हुआ, 15 था 7 हो गया, तो कितना ऑब्जॉर्ब हुआ, 8 रेशो हो गया, 8 हो गया ना, माइनस कर देंगे 15 में से 7, 8 आएगा, हाँ जी 8 आएगा, तो 12 और 8 20 हो गए, तो 20 की वैल्यू इतनी दी है, 200 ml ऑब्जॉर्ब हुआ है, ऑब्जॉर्ब, ये लिखा है क्वेश्चन में, टोटल 200 ml ऑब्जॉर्ब हुआ है, 20 की वैल्यू इतनी दी है, रेशो में 20 ऑब्जॉर्ब हुए ना, 12 यहाँ से और 8 यहाँ से, है ना, एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 12 की, उसमें लास्ट में कितना क्या पूछा था, लास्ट में यही तो पूछा, फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्जॉर्ब बाय पोरस मीडियम, तो रेशो के हिसाब से कितना ऑब्जॉर्ब हुआ है, रेशो के हिसाब से 12 ऑब्जॉर्ब हुआ है, 12 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ना, हाँ जी, 120 ml ऑब्जॉर्ब हुआ है पूरे प्रोसेस में वाटर, ठीक है, समझ गए, नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना वीडियो को, ठीक है। आइए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कुछ, जो काम आ जाए, क्या पता किसी एग्ज़ाम में। आपने सुना होगा नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग सुना है, सुना नीति आयोग के बारे में, सुना होगा, हाँ जी ज़रूर। इसका नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म है नीति, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म ये है नीति की, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये बदला हुआ नाम है, अगर ये बदला हुआ नाम है तो इससे पहले क्या था, इससे पहले नाम था प्लानिंग कमीशन, इससे पहले जो नाम था ना वो था प्लानिंग कमीशन। अब ये प्लानिंग कमीशन क्या है, तो जब हम आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उस टाइम हमारी एक प्लानिंग कमीशन बनी थी। अब प्लानिंग कमीशन किसकी चेयरमैनशिप में बनी थी, लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में बनी थी। प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये कब बनी थी प्लानिंग कमीशन, 1950 में बनी थी प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, प्लानिंग कमीशन का ये काम था, जो हमारे रिसोर्सिस है ना, हमारे यहाँ पे इंडिया में रिसोर्सिस हैं, उसका हम किस तरीके से यूज़ करें कि हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाए और सोशल डेवलपमेंट भी हो जाए हमारा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं प्लानिंग कमीशन वाले, 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्लान बनाते हैं, 5 साल का प्लान बनाते हैं किस तरीके से यूज़ करे जाएंगे वो रिसोर्सेज, ठीक है।
तो इसके पहले पहले चेयरमैन कौन हुए? जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट कौन थे इसके प्लानिंग कमीशन के? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, मोदी साहब, मोदी जी थे इसके लास्ट चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के। तो 2015 में इसका नाम बदल के कर दिया नीति आयोग। ठीक है, नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो अब इस नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरपर्सन। हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है इनका। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन का हेड भी प्राइम मिनिस्टर ही थे। ठीक है, और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ और कौन होते हैं? ये चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के, और अंडमान एंड निकोबार जो यूटी है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट थिंक टैंक है। नीति आयोग गवर्नमेंट थिंक टैंक है, एक एडवाइजरी बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है ये। ठीक है, जो सरकार को बताती है कि हमें कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और सोशल डेवलपमेंट, मतलब उस रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करें कि हमारा डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, हम कैसे अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करें, उसके लिए एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, क्या पता है किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछ लें, जीएस के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय।